बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेप ऑफ द लॉक को पढ़ेंगे। एक अलेक्जेंडर पोप का वर्क है और एक स्टायरिकल वर्क है। हम इसको कोटेशंस के साथ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ स्टायर यूज़ हुआ है। उससे पहले हम स्टायर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टायर होता क्या है? स्टायर कहते हैं तंज करना, ठीक है। राइटर इस टेक्निक को यूज़ करता है सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी की इस्लाह करने के लिए, सोसाइटी को अच्छे चीज़ों के बारे में बताने के लिए। यानी कि अगर आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ बुरी हो रही है तो आप उसको स्टायरिकल वर्क लिख के अपनी सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये पॉइंट आपका वीक है, यहाँ पे आप गलती करें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप ने भी 18th सेंचुरी की इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी उस पर ये स्टायर किया है। उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या था कि इसने स्टायर किया? उस टाइम पीरियड में फैशन पीक पे थे, लेविश लाइफस्टाइल था। जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है ना, उसका लेविश लाइफस्टाइल था उस टाइम पीरियड में। वो अय्याश हो गए हुए थे, पार्टीज़ में जाते थे, ठीक है, कोर्ट्स अटेंड करते थे। उनकी जो बातें थी वो एकदम फजूल होती थी, उनके डल माइंड्स होते थे, ठीक है। उनके पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता था उस सोसाइटी के पर्सन्स के पास, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये तो मेल में कुछ कॉमन क्वालिटीज़ ये भी थी कि वो उस टाइम पीरियड के जो मेल्स थे उनमें ब्रेवरी नहीं थी, वो फीमेल की तरह थे, बिल्कुल फेमिनन एटीट्यूड था उनके अंदर। वो बात करते थे तो वुमेंस की तरह, बड़ा पोलाइट वे में। हालांकि जो मेल होते हैं वो उनमें वो बड़ा शराई करके, जहाँ पे गुस्सा है वहाँ पे गुस्सा करते हैं, एरोगेंट थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो नेचर वाइज जो थे बिल्कुल फेमिनन टाइप थे, औरत की तरह थे। और वहाँ पे जो उस सोसाइटी में जो फीमेल्स थी, इवन कि हमें वो ब्रेव ज़्यादा नज़र आती हैं रादर देन मैन। और उस टाइम पीरियड के जो मैन थे वो औरत की ब्यूटी पर मर जाते थे, मर मिटने वाले थे, यानी कि औरत की ब्यूटी को इतना ज़्यादा वो प्रेफर करते थे। अच्छा, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जो मैन थे ना वो ज़्यादा वुमेन को प्रेफर करते थे, ठीक है। उनकी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फिदा थे, दिल फेंकने वाले, यानी आप कह सकते हैं वो आशिक मिजाज लोग थे, ठीक है। उनको कहते हैं, इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फिलेंडर्स, ठीक है, आशिक मिजाज जो लोग होते हैं। तो उनमें ब्रेवरी नहीं थी, उनमें पैशंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे। जब इंसान में, खसूसन मर्द में, जब पैशंस हाईलाइट हो जाते हैं तो वो फेमिनिन की तरह बिहेव करने लग जाता है। औरत जो होती है वो जज्बाती होती है और मर्द जो होता है वो जज्बाती नहीं होता, ठीक है। उसके इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं। अगर हम वॉरियर्स को ज़्यादा इमोशंस पर चलना सिखा देंगे, अपने इमोशंस को फॉलो करना सिखा देंगे तो वो वॉरियर्स नहीं रहेंगे, वो फिर ट्रांसजेंडर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अक्लमंद होते हैं क्योंकि वो पैशंस पे नहीं चलते। लेकिन इस सोसाइटी के जो मैन थे वो ज़्यादा पैशंस को प्रेफर करते थे, वुमेंस की ब्यूटी को प्रेफर करते थे, उनमें ब्रेवरी बिल्कुल भी नहीं थी, वो डल माइंडेड पर्सन थे, ठीक है। उनसे ज़्यादा कहते हैं कि वुमेंस जो थी वो ज़्यादा ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, उनको बोलना आता था और लड़ना आता था, ठीक है। तो ये भी एक स्टाइल है। और उसके बाद उस सोसाइटी के, ये तो हो गए अरिस्टोक्रेटिक मैन और वुमेन का, मैंने आपको बता दिया उस सोसाइटी में। एक और, उस सोसाइटी के हस्बैंड जो थे वो अपनी वाइफ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। उसकी रीज़न ये थी कि जिस तरह सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही थी उसी तरह जो वुमेन्स थी वो अनफेथफुल होती जा रही थी, यानी कि बेवफाई जो थी उन एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। जो वाइफ्स थी ना उनके अफेयर्स होते थे बाहर उनके लवर्स के साथ, इवन कि उनके हस्बैंड होते हुए भी उनके जो थे अफेयर्स होते थे। तो उस टाइम पीरियड के जो हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा शक करते थे, देवर स्केप्टिकल्स, वो स्केप्टिकल्स होते थे, तो शकी होते थे। उसके बाद स्केप्टिक्स कह सकते हैं। उसके बाद जो थी, इसी तरह अगर बात करूँ वुमेंस की थोड़ा बहुत, तो वुमेंस के लिए उनके डॉग्स यानी कैट्स, पेट्स वगैरह जो थे ना वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखते थे रादर देन उनके हस्बैंड्स इतने मायने नहीं रखते थे जितने उनके पेट्स मायने रखते हैं उनके लिए। और दूसरा, उनके चाइना जार यानी चाइना के बर्तन, चाइना वेसल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं रादर देन देयर हस्बैंड। अगर चाइना जार टूट जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा पेनफुल होगा रादर देन उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए। उनको अपने हस्बैंड की डेथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ठीक है। उनको किस चीज़ की परवाह ज़्यादा है कि भाई हमारा चाइना जार ना टूट जाए, हमारे लैब डॉग्स ना मर जाएँ, उनको ये ज़्यादा फिक्र है। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर रहते हुए जुडिशियल सिस्टम उस टाइम पीरियड का कैसा था? जुडिशियल सिस्टम ये था कि जो जजेस थे ना वो 2 बजने के बाद जल्दी जल्दी से जो थे वो सेंटेंस पास करी जाते थे। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि उन्हें छुट्टी का टाइम आप सबको पता है नॉर्मली जो होता है वो 7 या 8 बजे होता है, लेकिन वो जो जजेस थे वो नून टाइम पर ही, यानी कि 1-2 बजे के दरमियान ही वो तेज़ी दिखाने लग जाते थे और जल्दी जल्दी में सेंटेंसेस को साइन करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो क्रिमिनल्स नहीं भी होते थे उन पर इल्ज़ाम लगा के उन्हें क्राइम की सज़ा दी जाती थी। और सिर्फ जजेस ही नहीं, जितने उसके मातहत तबकात जो थे, जैसे मेंबर्स होते हैं, जूरी मेंबर जिन्हें हम कहते हैं, जजेस के नीचे तबके के जो मेंबर्स होते हैं, साथ साथ ही जो वकालत के लोग थे, वकील वगैरह थे, ये सारे भी ऐसे ही थे, ठीक है। ये सारे फ्रॉड थे, फ्रॉडियाँ करते थे, कहने का मकसद ये धोखा देते थे अपने खाने के चक्कर में, क्योंकि खुद भूखे होते थे, अपनी भूख को मिटाने के लिए ये किसी बेकसूर को भी फांसी तक ले जाते थे, फांसी के फंदे तक ले जाते थे, उन्हें मार देते थे। ये चीज़ें हो गई सोसाइटी के हवाले से। और इस सोसाइटी 18th सेंचुरी की सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि उस टाइम पीरियड में वुमेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा लेट उठती थी, ठीक है। यानी 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, उनकी नींद ही खत्म नहीं हो रही, वो बेड से नहीं उठ रही, यानी इतनी सुस्त, काहिल, लेजी और मॉरल लैक्सिटी। वो मॉरल बिल्कुल भी नहीं थी, ना मेल्स मॉरल थे ना वुमेंस मॉरल थी। उसकी रीज़न क्या है? जब हम ये ब्लिंडा का पूरा करैक्टर पढ़ेंगे, ये अलेक्जेंडर पॉप की रेप ऑफ द लॉक में, तो हमें समझ आएगा कि वो किस तरह कहता है कि मॉरल लैक्सिटी थी वुमेंस में और मेल्स में। लैक्सिटी इस तरह की थी कि वो मॉरलिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो मॉरल चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो इमॉरल पर्सन्स थे, ठीक है। बुराई को वो कर लेते थे, बाय हुक एंड क्रूक वो हर चीज़ को अवेल करना चाहते थे। अगर हम रेनेसेंस पीरियड से गुजर के आए हैं तो हमें पता है रेनेसेंस पीरियड में मैकियावेलियन इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट थी। और यहाँ पे ये इंस्टिंक्ट कौन जाहिर कर रहा है? बैरन, यानी विक्टोरियन सोसाइटी जो रेनेसेंस से ज़्यादा अब मॉडर्नाइज हो रही थी, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी। यहाँ पर जो बैरन का कैरेक्टर है वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बाय हुक एंड क्रूक वो किसी तरह भी अपनी मोहब्बत पाना चाहता है, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, उसे बस अपनी मोहब्बत चाहिए, यानी कि उसको ब्लिंडा चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा नजर आती हैं। ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो मैंने
आपको बताएं। अब हम आते हैं रेप ऑफ द लॉ की तरफ। ये मैंने आपको 18th सेंचुरी का एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, अपर क्लास सोसाइटी है, ये लोअर क्लास सोसाइटी की बात नहीं हो रही, मिडिल क्लास सोसाइटी की बात नहीं हो रही, ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है, यानी अशराफिया निज़ाम, अशराफिया तबका है, ठीक है, इसकी बात थी। अब इसमें उसने जो रेप ऑफ द लॉ के अंदर उसने एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को ही उसने स्टायर किया हुआ अलेक्जेंडर पोप ने। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें ब्लिंडा फीमेल है, ठीक है, और बैरन जो है वो मेल है, ठीक है। बैरन जो है वो ब्लिंडा का लवर है, वो उससे बहुत चाहता है, ठीक है, लेकिन जो ब्लिंडा है वो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। यानी कि उस सोसाइटी की जो वुमन थी ना, वो बस उनका ये पैशन था कि मर्द उन्हें चाहिए, लेकिन वो किसी एक मर्द को नहीं चाहती थी, फेथफुल नहीं होती थी, किसी एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारनी हो, वो इस तरह का नहीं सोचती थी इन चीज़ों को, ठीक है। वो बाहर बाहर से रिप्रेजेंट करती थी, हम बड़ी चेस्ट वुमेन है, हम बड़ी पाक दामन है, हम मर्दों के हाथ नहीं आने वाली औरतें, हम सीरियस वुमेन्स हैं। लेकिन इनवर्डली दे वांट सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम मैन, वो मर्दों से वो सेक्सुअल फेवर्स चाहती थी इनवर्डली, ठीक है। आउटरली वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनरली वो कुछ और हैं। ये था उस सोसाइटी के साथ साथ ब्लिंडा का करैक्टर भी यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग हम कोटेशन से लेते हैं। कोटेशन है नाउ लैब डॉग्स गिव देमसेल्फ द रोजिंग शेक। अब जो लैब डॉग्स हैं, यानी डॉग्स को कहते हैं, उन्होंने भी अपने आप को रोजिंग शेक दे दी, यानी वो भी उठ गए हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स, जो सारी रात नहीं सोते लवर्स, जस्ट एट 12, वो सुबह 12 बजे उठते हैं। इस कोटेशन से हमें पता चलता है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोटेशन से हमें पता चलता है कि जो स्लीपलेस लवर्स की बात की गई है, ठीक है, जो सारी रात उठे रहते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, लव अफेयर में, लव मेकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। तो ब्लिंडा जो थी, हमने अगर रेप ऑफ द लॉ पढ़ी है उसमें नजर आता है ब्लिंडा कितने बजे उठती है। इट वाज द हावर ऑफ 12 व्हेन ब्लिंडा ओपनड हर आइज टू फॉल एस्लीप अगेन। वो 12 बजे उठती है ब्लिंडा और फिर सो जाती है। अजीब बात नहीं है, यानी कि अब वो 12 बजे उठी है और फिर सो गई है। इस लाइन से, इस कोटेशन से वो जैसे ट्राइजेस कर रहा होता है आइडलनेस लेट राइजिंग ऑफ एरिस्टोक्रेटिक वुमन बाय ब्लिंडा। ब्लिंडा के थ्रू उस टाइम पीरियड की जो एरिस्टोक्रेटिक वुमन थी, जो लेट राइजिंग, लेट उठती थी, उन पर ये स्टायर है, और वो लेट उठने के बाद फिर सो जाती थी, ये उसने रिप्रेजेंट किया। कितनी सुस्त, कितनी काहिल, कितनी आइडल्स वुमेन्स थी वो। उसके बाद द सेकंड कोटेशन, थिंक नॉट व्हेन वुमन ट्रांजिएंट ब्रेथ इज फ्लड दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। पहले तो इस कोटेशन को गौर करें। कहता है कि ऐसा मत सोचें, जब औरत की चलती हुई सांसें जब उड़ जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं, तो उसकी बुराइयां भी मर जाती हैं, यानी औरत की मरने के बाद उसकी बुराइयां भी मर जाती हैं, ऐसा नहीं सोचें, ठीक है। अगर हमने ये रेप ऑफ द लॉ पढ़ी है तो हमने इसमें स्लिप्स का जिक्र किया होगा। एरियल खुद एक स्लिप थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, जिनोम्स खुद एक स्लिप थी, स्लेमेंडर्स, ये सारी क्या थी, ठीक है, ये सारी स्पिरिट्स थी ना, जो ये पहले जिंदा औरतें थी और मरने के बाद भी, कहते हैं जब ये मरने के बाद स्पिरिट्स बन गई, तो इनमें वैनिटीज़ वैसे की वैसे ही थी। इनमें जो ओम्ब्रे खेलने का, यानी कार्ड्स गेम जो थी ना, वो खेलने का शौक अभी वैसे का वैसे था। जैसे ब्लिंडा में हम देखते हैं एरियल के साथ जो स्पिरिट्स होती हैं, वो आदि वो ओम्ब्रे की गेम बड़ी शौकीन होती हैं, ओम्ब्रे की गेम देख रही होती हैं, वो ब्लिंडा के कार्ड्स को देख रही होती हैं, वो बैरन के कार्ड्स को देख रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह उनको ये फंड होता है। और उस सोसाइटी की वुमन में, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की जो वुमन थी, उनमें भी यही फंड था। वो ओम्ब्रे गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो चैरियट में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, चैरियट कहते हैं टोंगा वगैरह, ठीक है, उसमें। तो उसके बाद ये तो बुराइयां उनके मरने के बाद भी उन औरतों में रही, यानी कि हमें स्पिरिट्स के रूप में दिखाया जा रहा है कि जो स्पिरिट्स हैं मरने के बाद भी वही, अब उनके वही शौक हैं, वही उनमें बुराइयां भी हैं, चेंज नहीं हुई। ये वो कोटेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद कहता है अगली जो कोटेशन है, विद वेरिंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। कहते हैं इतनी ज़्यादा बदलती हुई बुराइयां, उनमें हर तरह की बुराई है, ठीक है, और वो अपने दिल को उन्होंने टॉय शॉप बनाया हुआ है। कोई भी आके उनका दिल जो है उससे खेल सकता है, यानी टॉय शॉप बनाना, कोई भी उनसे लव अफेयर में इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी माइंड नहीं करती, वो वुमेन्स माइंड नहीं करती है। किस पे है ये ब्लिंडा में की कोटेशन है, मतलब रेप ऑफ द लॉ की कोटेशन है, लेकिन ये बेसिकली स्टाइल किसको कर रहा है, 18th सेंचुरी की वुमेन्स को स्टाइल कर रहा है कि उन्होंने अपने दिलों को टॉय शॉप बना दिया है। कोई भी लड़का आके खेल सकता है उनके दिल से, वो किसी को भी अपना दिल देने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। अब यहाँ ब्लिंडा की बात करें, ब्लिंडा के थ्रू कैसे, ब्लिंडा जब सुबह उठती है, पहले तो वो उठती ही लेट है, और सुबह उठने के बाद वो अपनी आंखें किसके आगे खोलती है, वो अपनी आंखें वायलेट डॉग्स के आगे, यानी लव लेटर्स के आगे खोलती है, यानी जो लव लेटर्स उसकी ड्रेसिंग टेबल पर रहते हैं, वो सबसे पहले उनको देखती है। उसके ऊपर जो लव लेटर्स है, जब वो उसकी आंखें जब उसके ऊपर खुलती हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी लव मेकिंग के अंदर, लव अफेयर्स के अंदर। वो औरतें जो थी ना उस टाइम पीरियड की ब्लिंडा की तरह चाहती थी अटेंशन गिफ्ट अपने लवर से, अटेंशन भी चाहती थी और गिफ्ट भी अपने लवर से, लेकिन उनकी वो अपनी मोहब्बत में इनकन्सिस्टेंट थी, बेवफा थी, वो लव नहीं करती थी, वो बस अफेयर्स में इन्वॉल्व रहती थी, यानी सेक्सुअल फेवर चाहती थी, लेकिन वो किसी एक मर्द के साथ लॉयल रहना नहीं चाहती थी, इनकन्सिस्टेंट थी अपनी मोहब्बतों में उस टाइम पीरियड की वुमेन्स। इसी तरह ब्लिंडा भी ऐसी थी, ब्लिंडा को लव लेटर्स आए, ब्लिंडा ने देख के हंसती है, मुस्कुराती है, ठीक है, और बड़ा प्राइड फील करती है, फख्र महसूस करती है अपनी ब्यूटी पे, ठीक है, लेकिन वो किसी लवर से मोहब्बत नहीं करती लेटर्स को पढ़ने के बाद भी। उसके बाद हम बताएंगे कि उस टाइम पीरियड की वुमेन्स जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्बेलिशमेंट, तैयार होना, अपने आप को डेकोरेट करना, बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उन अपनी स्किन का ध्यान बहुत रखना, कुछ पिंपल्स वगैरह जैसे आज की वुमेन्स भी ऐसी हैं। तो वो क्यों ऐसे करती थी, ताकि वो अपनी ब्यूटी से जो है मर्दों के दिलों को ट्रैप कर सके, फंसा सके, ठीक है, वो अपनी ब्यूटी के थ्रू मर्दों को फंसाना चाहती थी, ठीक है, उनसे अफेयर्स में इन्वॉल्व होना चाहती थी, लव अफेयर्स के अंदर। दैट्स वाई वो इतनी ज़्यादा अपने आप को डेकोरेशन करती थी, अपने आप को इतना ज़्यादा वो डेकोरेट करती थी। उसके बाद कहते हैं कि ब्लिंडा जो थी ना रेप ऑफ द लॉ के अंदर, वो उसने सबसे पहले उठते साथ ही लव लेटर पढ़े जो उसकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर थे। और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आपको पता है क्या क्या होता है, सबको पता है, वुमेन्स के अगर ड्रेसिंग टेबल देखें तो उनके ऊपर टॉयलेट ऑपरेशंस होते हैं। टॉयलेट ऑपरेशंस कहते हैं कि कॉस्मेटिक्स वगैरह, पफ्स हो गए, कपड़े हो गए चेंज करने वाले, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ड्रेसिंग टेबल्स पर अक्सर हमें नजर आती हैं। तो उठते साथ ही उस टाइम पीरियड की जो वुमेन्स थी सबसे पहले कॉस्मेटिक के सामने खड़ी होकर अपने आप को सजाना शुरू हो जाती थी, यानी कि उठते साथ ही कॉस्मेटिक से पूजा करती थी। हालांकि हमारा अगर एक रिलीजियस पर्सन की बात की जाए ना, तो रिलीजियस वुमेन की बात की जाए, वो उठती है तो वो सुबह प्रे करती है, ठीक है, वो उसको याद करती है जिसने उसको तख्लीक किया, जिसने उसको इतनी खूबसूरती दी है, वो सबसे पहले उसको याद करती है। जबकि इस
सोसाइटी की जो वुमेंस थी 18th सेंचुरी की वुमेंस, उठते साथ ही कॉस्मेटिक्स के साथ लग जाती थी और अपने आप को डेकोरेट करने में इन्वॉल्व हो जाती थी। कोटेशन यहाँ पे क्या है, ब्लिंडा की ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या चीज़ें थी उसके मतलब कोटेशन है। कोटेशन ये है, हेयर फाइल्स ऑफ पिंस एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, पफ्स, पाउडर, पैचेस, बाइबल्स, बाइलेडॉक्स, ये सारी चीज़ें उसकी ड्रेसिंग टेबल पे होती थी। पफ्स वो जो जिससे औरतें अपने मेकअप को यानी बेस को सेट करती हैं, ठीक है, ये कैसे आपको मतलब फॉर्म टाइप होता है जी, ठीक है, स्पॉन्ज होता है जिससे वो कर रही होती हैं, और पाउडर्स वगैरह जो वो यूज़ करती हैं, ठीक है। इस तरह बाइबल की किताब भी वहीं पे पढ़ी है, तो बाइलेडॉक्स भी, लव लेटर्स भी ड्रेसिंग टेबल पे। तो ये हमें बेसिकली वहाँ पे बता रहा है कि औरतें उस टाइम पीरियड की रिलीजियस नहीं थी, वो फैशनेबल वुमेंस थी, वो ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफर करती थी। वो ब्यूटी को इसलिए अपने आप को डेकोरेट करती थी ताकि वो मर्दों के दिलों को फंसा सकें, ट्रैप कर सके मर्दों को, ठीक है, अपने मर्दों के दिलों को मोल्ड कर सके अपनी तरफ। उसके बाद ये एक रिलीजियस टायर थी, ठीक है, यहाँ पे रिलीजियस टायर है थोड़ा। रिलीजियस टायर अब कैसे है, मैंने ये कोटेशन पढ़ी है कि यहाँ पे पफ से, पाउडर से, पैचेस से, बाइबल का क्या काम था ड्रेसिंग टेबल पे उनकी। बाइलेडॉक्स भी थे लेकिन बाइबल क्यों था, बेसिकली ये एक रिलीजियस टायर है। उस टाइम पीरियड में बाइबल को सिर्फ एज ए शो यूज़ किया जाता था। जो लोग चर्च जाते थे ना, वो सिर्फ ये दिखाने जाते थे कि हम बड़ा चेस्ट है, हम बड़े रिलीजियस पर्सन है, बट इनवर्डली दे आर नॉट रिलीजियस, ठीक है। वो सिर्फ इसको एज ए स्टाइल यूज़ करते थे, एज ए फैशन के तौर पर वो अपने गलों के ऊपर नेकलेस पहनते थे, जिसके ऊपर वो बनाते थे ना, ये ईसाइयों का जो क्या कहते हैं प्लस का साइन है, वो नेकलेस पहनते थे सिर्फ शो करवाने के लिए, सिर्फ ब्यूटीफाई करने के लिए अपने आप को, ठीक है। उनकी ड्रेस पे ये साइन अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो इसलिए पहनते थे, और कोई उससे मतलब नहीं था। उसकी ड्रेसिंग टेबल में ब्लिंडा की बाइबल की किताब पढ़ी है, उसने खोली नहीं, उसने सुबह पढ़ी नहीं, सिर्फ वो वहाँ पे उसकी कॉस्मेटिक चीज़ों के दरमियान पढ़ी है, इन द मिडल ऑफ द कॉस्मेटिक्स के दरमियान वो बाइबल की किताब पढ़ी, यानी ये उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि ब्लिंडा जो थी ना, वो बाइबल को उतनी ही इंपॉर्टेंस देती थी जितनी इंपॉर्टेंस वो अपने कॉस्मेटिक्स को देती थी। यानी ये सटायर है, मजहब को सबसे ज़्यादा हाईलाइट रखने के बजाय वो लोग ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफर करते थे, वुमेंस भी उस सोसाइटी की। ये मैं आपको स्लाइड बताती जा रही हूँ साथ साथ। उसके बाद मैंने बताया कि रेपिटेशन उनकी क्या थी। एक लाइन है रेपिटेशन के वाले से, एट एवरी वर्ड रेपिटेशन डाइज, कि हर एक लफ्ज़ पे ना उनकी जो रेपुटेशन थी ना वो डाइज होती जाती थी, मरती जाती थी। उनकी बातें फजूल, उनका पहनना ओढ़ना फजूल, ठीक है। वो जो बाइबल को जिस तरह ट्रीट कर रही हैं वो चीज़ें सारी फजूल हैं। उनके लिए रेपुटेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, उनका ऑनर उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता था, बस उनका स्टेटस मैटर करता था। स्टेटस पता है आपको, है कि हम भाई जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम उस सोसाइटी में वैसे ही रहें सारी ज़िंदगी। यानी अगर हम रिच हैं ना, तो हमने अपने आप को रिच रखने के लिए जो चीज़ें अडॉप्ट करनी है, हमने बताना है, प्राइडफुली बताना है कि हम रिच हैं, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास फैशन होने चाहिए जैसे रिच लोग होते हैं। तो एज अ स्टेटस चलती थी। उनका ऑनर, तो ऑनर वर्ड से भी वो अननाउन थी, उनको नहीं पता था ऑनर होता क्या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये उनके ऑनर पे स्टायर है कि ऑनर वर्ड उनके लिए मैटर नहीं करता। और एक और बात बताऊंगी जो ये रेप ऑफ द लॉक के अंदर है। ब्लिंडा जो थी ना, वो सिर्फ अपने ऑनर की वजह से मर्दों को जो थी ना वो रिजेक्ट करती जाती थी, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करती थी। अदरवाइज़ वो इनवर्डली यही चाहती थी कि वो उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहती थी, ठीक है। वो लव अफेयर्स दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कायम करती थी। वो मतलब ये कहने से मुराद ये है कि उसको अगर हम कहें ना कि सीक्रेटली लव में इन्वॉल्व होना, वो इस काम को ज़्यादा कहती थी, क्योंकि देखो सीक्रेटली जो काम सीक्रेट होगा वो दुनिया को नहीं पता, और दुनिया के सामने तो हमारा ऑनर होता है, हमारी रेपुटेशन दुनिया के सामने तो होती है। अगर दुनिया को पता चल जाएगा हम इस तरह गंदे काम करते हैं तो दुनिया हमें डिसग्रेस करेगी ना, हमारी जिल्लत हमें जलील करेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ब्लिंडा भी बिल्कुल ऐसी करेक्टर है, और ब्लिंडा से रिलेटेड जो सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसी सोसाइटी है, उसमें वुमेन ऐसी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो थी ना वो ऑनर उनके लिए इस कदर मैटर करता है कि वो सीक्रेटली लव में तो इन्वॉल्व होना पसंद करती हैं, लेकिन सबके सामने पब्लिकली वो कहती हैं कि हम बहुत चेस्ट और रिचेस्ट वुमन है, हमने ऐसा काम किया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बुराई होती क्या है। तो यहाँ पे भी एक स्टायर है, ये ऑनर पे स्टायर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना उसके बाद एक और करेक्टर है सर प्लियूम, ठीक है। ये रेप ऑफ द लॉक के अंदर एक करेक्टर है सर प्लियूम। ये एक्चुअली बिलव्ड होता है थेलिस्ट्रिस का। थेलिस्ट्रिस जो होती है ना वो इसे परसुएड करती है, उसको कायल करती है कि जाओ तुम ना ये बैरन से जाके कहो कि वो ब्लिंडा की प्रीशियस लॉक जो उन्होंने लॉक काटी होती है ना, वो प्रीशियस लॉक वापस करें। तो ये जो सर प्लियूम है ये जाता है बैरन के पास, और जाते साथ ही अपना स्नैप बॉक्स खोलता है। स्नैप बॉक्स आई थिंक मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं पता, वो सिगरेट केस नहीं होता ये वो है। तो वो स्नैप बॉक्स खोलता है, उसमें ना आर्ग्यूमेंट्स पड़े होते हैं, मतलब कि दलाइल उसमें पड़े होते हैं कि मैंने ये जाके उसको बोलना है, ये बातें उसके अंदर समझ में पर्ची होती है। उस केस को वो खोलता है, वो उससे बहुत सारी बातें ऐसे करता है, उसकी बेइज्जती करता है, ठीक है, कि तुम्हें एक कर्टियस लेडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरी कोटेशन है। ये फर्स्ट द स्नफ बॉक्स ओपन, पहले वो स्नफ बॉक्स ओपन करता है, देन द केस, और उसके बाद एक छोटा केस भी होता है अंदर, उसको ओपन करता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स रीड करता है, उसके अंदर जो केस के अंदर मौजूद होते हैं ना आर्ग्यूमेंट रीड करता है, थस ब्रोक आउट। फिर वो आर्ग्यूमेंट को रीड करते करते वो ब्रोक आउट का मतलब चिल्लाता है, ऊंची आवाज में बात करता है, माय लॉर्ड व्हाई व्हाट द डेविल, ये क्या शैतानी हरकत है, व्हाई डिड यू डू इट, क्या आपने शैतानी हरकत क्यों की है, वो ये उससे बेसिकली कहता है। उसके बाद वो कहता है जाउंस गॉड वाउंस, जाउंस का मतलब होता है गॉड वाउंस, डैम द लॉक फॉर गॉड यू मस्ट बी सिविल। कहता है खुदा के लिए तुम्हें जो कर्टियस होना चाहिए, लेडीज़ के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, तुमने ब्लिंडा की लॉक क्यों काट दिया। वो बेसिकली इस लाइन में ये पूछता है, ये कोई अच्छा बिहेवियर है वुमेंस के साथ, ऐसा करना अच्छी बात है। वो उसको साथ दिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसके आपके वर्ड्स, और ऊपर से वो ये सारे वर्ड्स कहाँ से बोल रहा है, केस के अंदर उसके आर्गुमेंट्स पड़े हैं वहाँ से बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, प्लेग ऑन इट, कहता है कि जहन्नम में भेजो इसको, इट इज़ पास जस्ट, ये अब जोक नहीं रहा, ये अब जोक से मजीद आगे बात बढ़ गई, कोई मजाक नहीं है। ने प्रीति बॉक्स, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम पोलाइट हो जाओ और ब्लिंडा को गिव हर द हेयर ही स्पोक रैप्ड हिज बॉक्स, कि भाई ब्लिंडा को उसके हेयर जो है ना वो वापस कर दो, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है, बात मजाक से बहुत आगे निकल गई है। उसके बाद ये सब आर्गुमेंट्स बोलने के बाद जो अपने साथ स्नफ बॉक्स लाया होता है ना उसको बंद कर देता है, क्योंकि उसने अपनी स्पीच खत्म कर दिया यहाँ पे। यानी इसके वर्ड से हमें पता चला कितना वो अनइंटेलिजेंट पर्सन है, डल माइंडेड, डफर है, ठीक है। यानी उसको
अक्लमंद मर्द नहीं है, विजडम नहीं है सोसाइटी में, विजडम नहीं है। तो ये बेसिकली सटायर है उस सोसाइटी पर जो जहाँ के मेल्स जो थे उनकी जो स्पीचेस थी वो कितनी वो प्राइसलेस थी, ठीक है, बेमायनी, मीनिंगलेस, यूजलेस थी, फ़ायदेमंद नहीं थी, ठीक है, और अक्लमंदी तो है ही नहीं थी, विजडम उनमें थी ही नहीं। ये सारी चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जुडिशियल सिस्टम की बात आई, ये तो मैंने आपको एक और चीज़ बता दी कि वहाँ जो मैन थे वो डल माइंडेड थे, ये सटायर है उन पर, ठीक है। उसके बाद सटायर डल माइंड पर भी और फेमिनन क्वालिटीज़ पे भी है, क्योंकि मेल्स में फेमिनन क्वालिटीज़ शो हो रही हैं। किस तरह, यानी मेल्स इस तरह बात करते हैं, बेसिकली मेल्स इतना प्राइट होकर बोलते हैं, और दूसरा उसके अंदर तो विजडम ही नहीं है, वो कहाँ का मेल रहा। अच्छा, उसके बाद जस्टिस पे बात करेंगे। जस्टिस में जो अलेक्जेंडर पॉप ने एक कोटेशन यूज़ किया, कहता है मीन अवाइल, वक्ती तौर पर डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ द डे, वो तो नून होते ही, दिन में नून होते ही वो डिक्लाइन कर देते हैं। द सन ओबिकली शूट्स हिज बर्निंग वे, जब सूरज जो है अपनी बर्निंग जलती हुई रेस फेंक रहा होता है, ठीक है। द हंगरी जजेस सोन द सेंटेंस साइन, जल्दी जल्दी में हंगरी जजेस जो है ना वो सेंटेंस पास करते हैं। एंड रचेज हैंग द ज्यूरी मैन मेड आइन, और कहते हैं कि जो कमीने जो होते हैं और बदबकियान जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें लटका दिया जाता है जल्दी जल्दी में, ठीक है, ताकि ज्यूरी मैन यानी जज से रिलेटेड और जजेस भी वो क्या कर सके, डिनर कर सके जी, वो अपना टाइम से डिनर कर सके, इसलिए वो जल्दी जल्दी सेंटेंस पास करते हैं। यानी ये हमें उस टाइम की ये कोटेशन जो है ये इसके थ्रू सेटराइज कर रहा है उस टाइम के एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जुडिशियल सिस्टम को। उस टाइम का जुडिशियल सिस्टम किस तरह का था, यानी बेकसूर को भी वो क्या करते थे, इल्ज़ाम लगा कर हैंग कर देते थे। ये उस सोसाइटी का रूल था, यानी इतना ख़राब निज़ाम था कि जजेस सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, खुद पार्टीज़ में जाने के लिए वो इस तरह के काम करते थे। और हमें पता चला है कि अभी तो उनकी छुट्टी का टाइम भी नहीं हुआ, डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून डे, तो वो तो नून जैसे नून ऑफ द डे बचते हैं, यानी हमें पता है ना कि नून टाइम कौन सा होता है, नून अभी हुए होते थे, तो वो जल्दी जल्दी उनको एक हेस्टली वो चीज़ों को क्विकली परफॉर्म करने लग जाते थे, ठीक है, हालांकि अभी उनको छुट्टी का टाइम भी नहीं हुआ होता था। यहाँ से हमें साफ साफ पता चला वो किसी बेकसूर की जो थी ना सिफारिश, रिक्वेस्ट, इल्तिजा वगैरह नहीं सुनते थे। तो ये कितना ज़ालिमाना निज़ाम है जो कि इस कोटेशन में हमें शो हो रहा है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन लोगों में। उसके बाद इवन पोप हैज़ अटैक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप, अलेक्जेंडर पोप ने यहाँ पे फ्रेंडशिप के भी कॉन्सेप्ट पर क्या किया, सटायर किया। किस तरह, कहता है कि उस टाइम के 18th सेंचुरी के एरिस्टोक्रेटिक वुमेंस की जो आपस में फ्रेंडशिप थी ना उनके दरमियान बिल्कुल हॉलो थी, फिकल, कमज़ोर थी, किसी काम की नहीं थी। अगर इसकी एग्जांपल दी जाए ना तो हमें पता चलता है कि जो थेलिस्टिस थी ना वो फ्रेंडशिप के नाम पर ही धब्बा थी, यानी उसके अंदर दिमाग ही नहीं था, ब्लैंक स्लेट थी दिमाग के अंदर, यानी डल माइंडेड वुमेंस थी। और दूसरा फ्रेंडशिप के नाम पर एक और चीज़ सेटायर की गई यहाँ पे कि उसकी जो फ्रेंड थी ना, ब्लिंडा की क्लैरिसा नाम है, उसने खुद, हालांकि उसकी फ्रेंड थी, उसने खुद जो क्या कहते हैं सीज़र, खुद सीज़र उसने बैरन को दी थी कि जाओ ब्लिंडा की लॉक काटो। तो उसकी फ्रेंड जब ये काम कर रही है तो क्या वो फ्रेंड लॉयल है? नहीं, वो फ्रेंड लॉयल नहीं है। और वो उसकी फ्रेंड क्लैरिसा इस तरह से उकसा रही है, इस तरह से वो सीज़र देती है बैरन को जैसे कोई बंदा उकसा रहा होता है जंग के लिए कि जाओ शुरू करो ये जंग। इसके एग्जाम्पल उन्होंने मेटाफर यहाँ पे इस तरह यूज़ की हुई थी, जब मैंने इसको रीड किया कि जिस तरह नाइट्स जो थे वो जंग पे जाने से पहले उनकी जो वुमेंस थी ना वो उनको तलवार हाथ में देती थी ना, वेपन्स देती थी। इसी तरह ना यहाँ पे क्लैरिसा सीज़र देती है बैरन को कि जाओ, हमें तुम्हें बड़ा फ़ख्र है, तुम सही काम करने जा रहे हो, जाओ जंग करो, ठीक है, हक के लिए। तो यहाँ पे ये है फ्रेंडशिप का मेयार। उसने हमें ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे फ्रेंडशिप बिल्कुल हॉलो थी, सेल्फिश थी, कोई जो थी ना इसमें ऑनेस्टी नहीं थी, ट्रस्ट नहीं था। ये ब्लिंडा की दोस्त थी क्लैरिसा जिसने खुद सीज़र दिया बैरन को। फ्रेंडशिप पे भी स्टायर हो गया। ये सारी बातें करने के बाद अब बेसिकली मैं कंक्लूजन पे आती हूँ। वैसे तो स्टायर भर भर के इसके अंदर और भी मैं आपको कोटेशंस बता सकती हूँ, मैंने बहुत सारी कोटेशंस रखी हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको वो भी कोटेशंस बताती हूँ, पेपर अच्छा हो जाएगा इससे आपका। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन थी, दिस निफ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड नरिश टू लॉक्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल कंस्पायर टू डेक विद शाइनिंग रिंगलेट्स हर स्मूथ एवरी नेक। ये जितने भी कोटेशन है इसमें रिप्रेजेंट करता है कि जो ब्लिंडा थी ना वो बिल्कुल उसकी ब्यूटी इस तरह थी कि जैसे गॉड हो, गॉडेस हो, ठीक है, इतनी ब्यूटी थी। उसने अपनी 2 लॉक्स उसने अपनी निकाली हुई थी, लॉक ऑफ हेयर्स निकाली हुई थी, और वो हंग चार्मिंग और बड़ी खूबसूरत तरीके से जो थी ना उसकी जो लॉक्स जो थी, लिटें जो थी बालों की लटक रही थी, इन इक्वल कर्ल्स, उस पर कर्ल्स पड़े हुए थे। और ये जो कर्ल्स थे ना ये डिस्ट्रॉइंग कर रहे थे द पीस ऑफ माइंड ऑफ दोज हु हैपन टू लुक एट देम। उन आदमियों के माइंड को बेचैन कर रहे थे, उनके दिलों को बेचैन कर रहे थे जो इस ब्लिंडा की लॉक को देखी जाता था। यानी यहाँ पे अगेन क्या बताई गई है कि मेल्स जो थे ना वो औरत की ब्यूटी पर जान दे देते थे, खुद लड़ने लग जाते थे, वुमेंस की ब्यूटी पर आशिक जो थे लड़ने लग जाते थे, ये बातें। और वुमन अपनी ब्यूटी के ज़रिए किस तरह मेल्स को जो थी वो क्या करती थी, उनको फंसाती थी, यहाँ पे ये बताया गया ब्यूटी के थ्रू। एक और कोटेशन है, एंड माइटी हर्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स। कहता है माइटी हर्ट्स यानी रिलीजियस हर्ट्स जो थे ना, बड़े मजहबी बंदे जो थे, इवन के वो लोग भी जो थे इस ब्यूटी की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते थे बजाय कि रिलीजियस रहने के। यानी उस टाइम के जो रिलीजियस पर्सन थे ना वो भी उस ब्लिंडास की हेयर में ना जिसके लॉक्स लटक रही थी उनमें फंस जाते थे और उसके मोहब्बत के कैदी बन जाते थे, ठीक है। तो ये जो दी सिलेंडर चेन्स जो थी ना, चेन्स यहाँ पे कहा गया ब्लिंडा की लॉक्स को, ठीक है, वो कैप्चर करती थी द हर्ट्स ऑफ माइटी मैन। वो रिलीजियस पर्सन के हर्ट पर कब्जा कर देती थी। ये बाकायदा कोटेशन है ब्लिंडा के अंदर कि ब्लिंडा इतनी खूबसूरत, उसकी एक ब्यूटी, दूसरा उसकी जो लॉक्स हैं जिन पर कर्ल्स पड़े हुए हैं इक्वली, किस तरह मर्दों को दोनों तरीक़ों से फंसाया जाता था और मर्द भी फंस रहे। फिर तीसरी चीज़, ब्लिंडास स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ये कोटेशन
कोटेशन है, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। गे का मतलब था खुश हो जाता। जैसे बिलिंडा हंसती थी तो तमाम दुनिया जो थी ना हंसने लग जाती थी, यानी कि बिलिंडा के हंसने पर तमाम जो मर्द थे ना वो उसको देख के हंसते थे। उसकी स्माइल और उसकी सैडनेस पे जो थे ना मेल्स जान छिड़कते थे, बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं। और औरत की आइज़ पर, इसकी आइज़ पर भी बात होगी कि उनकी एक निगाह जो है ना, उनकी एक निगाह किल करने के लिए काफ़ी थी। सर फिलिप जो है ना, इसमें एक करैक्टर है ये रेप ऑफ द लॉ के अंदर, कहता है कि ये जो रेप ऑफ द लॉ के अंदर सर फिलिप है ना, ये फिलिप लॉक आई थिंक इसका नाम, एक्चुअली आई फॉरगेट, देखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये एक पर्सन था, इसने ना गिरते गिरते कह दिया था कि क्या वो डेडली आइज़ थी जिन्होंने मतलब मुझे मार दिया, इस तरह किसने लाइन बोली हुई है। अब वो लाइन मुझे मिले तो तब ना, चले वो लाइन नहीं मिल रही, पर वो लाइन तो मुझे मिली नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ये मैंने आपको बता दिया, बिलिंडा की ब्यूटी यानी कि उसका सजना संवरना कितना उसके लिए मैटर करता था। उसकी लॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दी कोटेशन, उसकी स्माइल के बारे में बता दी मैंने, किस तरह उसकी आई, उसकी बेसिकली आइज़ नहीं, यहाँ पे थलिस्ट्रिस की आइज़ के बारे में बात की गई। जब थलिस्ट्रिस जो है वो फाइट कर रही होती है ना, तो जो एक मेल है वो उसके करीब आता है उसको मारने के लिए, तो थलिस्ट्रिस गुस्से में उसको देखती है। तो जिस तरह ही वो गुस्से में देखती है ना, तो वो नीचे गिर जाता है, यानी वो डर जाता है, वो प्रिजनर बन जाता है उसकी मोहब्बत का। इसी तरह एक और करैक्टर है यहाँ पे, सर पिलियम। सर पिलियम ना क्लैरिसा को जब वो नीचे गिरा रहा होता है उसको मारने के लिए, ठीक है, जब वो क्लैरिसा से फाइट कर रहा होता है उसको हरा, और फाइट करते करते उसने क्लैरिसा को हरा दिया, डिफीटेड हर। तब एक लेडी आती है जिसका नाम होता है CHOLE, कोल होती है, वो एंटर होती है द फाइटिंग के अंदर एंड किल्ड हिम इंस्टेंटेनियसली विद एन एंग्री लुक इन हर आइज। और वो उसको अपनी आइज़ में इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसको आइज़ को देखने के साथ ही ये जो सर पिलियम है ना, ये किल्ड हो जाता है, यानी डिफीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शी स्माइल टू सी द प्लम बी ब्रेव हीरो किल। और फिर जब वो जैसे ये सर पिलियम जो है वो मर जाता है, यानी वार बताएगी ना बेसिकली, यहाँ पे गिर जाता है, डिफीट हो जाता है। तो फिर जब ये कॉली जो होती है ये फिर हंसती है तो उसकी जो स्माइल है ना वो दोबारा से पिलियम को जिंदा कर देती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह की वर्डिंग किस थ्रू स्टाइल उसने किया है अलेक्जेंडर पॉप ने। ठीक है, कहता है कि एज शी स्माइल, जैसे वो हंसी थी, द गैलेंट आशिक सर पिलियम केम बैक टू लाइफ, जिंदगी में वापस आ गया, यानी फिर से जिंदा हो गया, एंड वाज रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ फाइट, और फिर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। यानी आपको ये पता चल गया होगा कि क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और हिस्टोरिकल लाइन बताती हूँ आपको यहाँ पे, एट लास्ट हाउएवर द वुमेन्स हेयर इज फाउंड टू बी हैवियर एंड द विट्स ऑफ मैन लाइटर, कि औरतों के बाल जो थे ना वो ज़्यादा भारी थे बजाय के मर्दों की अक्लमंदी के, यानी अक्लमंद मर्द है ही नहीं थे, और जबकि वुमेंस के हेयर उनसे ज़्यादा थे। वुमेन के कह लो कि मर्दों में इतनी अक्ल नहीं थी, इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी जितने औरतों के बाल थे। ठीक है, ये स्टाइल है, ये आप लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे को लाइन है कि बिलिंडाज यूजिंग वन फिंगर एंड हर थंब, और बैरन जो था वहीं पे डिफीटेड हो गया। ठीक है, यहाँ बेसिकली जब बैरन और बिलिंडा जो है वो फाइट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो ही वाज डिफीटेड, वो डिफीटेड हो गया था बाय बिलिंडाज यूजिंग वन फिंगर। जब बिलिंडा ने सिर्फ अपनी एक फिंगर और थंब का इस्तेमाल किया तो बैरन वहाँ पे डिफीट हो गया। यानी आप यहाँ पे भी एक हिस्टोरिकल लाइन है, समझ रहे हैं। और इवन के वो जब हारने के बाद उसने कहा कि वो रोने लग गया था, कौन बोला बैरन, ये एक और क्वाडलीनेस दिखाई है मर्दों की। ठीक है, हारने के बाद रोना शुरू कर दिया उसने, अलग कैसे वुमेंस करती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद एक और कोटेशन ये भी आपको बता दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है यहाँ पर जो, हाँ ये है, हेयर थो ग्रेट एना होम 3 रियल्स ओबे, जिसको 3 रियल्स ओबे करते हैं, डोस्ट समटाइम्स कॉन्सल्ट एक एंड समटाइम्स टी। ये उस टाइम पीरियड की जो क्वीन थी ना, क्वीन एनी 18th सेंचुरी की क्वीन थी, और ये क्या थी, वो उस टाइम की रूलर थी ना, सोसाइटी को रूल कर रही थी इंग्लैंड की। तो एनी जो थी ना वो खुद भी हैम्पटन शायर जाया करती थी। वो हैम्पटन बेसिकली एक कमरा होता था, उस कमरे में जाके वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर बातें करते करते ये लोग टी भी पी रहे थे। तो यहाँ पे सटायर किया गया कि उस टाइम की जो, इसी तरह क्वीन एनी की तरह उस टाइम की जितनी भी अरिस्टोक्रेटिक वुमेंस थी ना, वो अपने लवर्स के साथ हैम्पटन जाया करती थी। ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करती थी, कुछ बातें पॉलिटिकल मैटर्स पे करती थी, कुछ बातें वुमेंस पे, कुछ बातें मेल्स पे होती थी, फजूल बातें यानी गॉसिप्स। और टी के साथ टी भी पीते थे, कॉफ़ी पीने का बहुत शौक था सोसाइटी में, कॉफ़ी शॉप्स भी बहुत थी सोसाइटी में। ये सटायर है, पॉलिटिकल स्टायर कह सकते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ एनी को यूज़ किया गया पॉलिटिकल स्टायर के लिए कि उस टाइम के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो किधर जाती थी, हैम्पटन जाती थी। साथ अरिस्टोक्रेटिक पीपल भी जो थे वो भी हैम्पटन जाते थे। उसके साथ क्वीन एनी खुद हैम्पटन जाती थी, वहाँ पे पार्टीज़ भी ज्वाइन करती थी, और वहाँ पे कॉन्सल्स भी लेती थी, और वहाँ पे टी वगैरह भी पीती थी। लव अफेयर्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब थे, ये सारे काम वहाँ पे होते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉलिटिकल स्टायर भी हो गया। उसके बाद एक लाइन मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम एंड कर देंगे। ये एक लाइन ये है, ही एन अर्थली लवर लर्किंग एट हर हर्ट। यहाँ पे बेसिकली सितायर है बिलिंडा जो थी ना उसके ऑनर पे, कहता है कि ऊपर से जो था ना, मैं लग रहा था कि बिलिंडा बड़ी चेस्ट वूमन है, इनवर्डली वो चेस्ट नहीं थी। उसके जब एरियल उसके दिल के
दिल के थ्रू उसके माइंड को जब रीड करता है ना, तो उसे नज़र आता है कि उसके जो दिल और दिमाग में एक ऑलरेडी एक लवर है, यानी एक लवर की पिक्चर है, और वो बस दिखावा कर रही है कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करती, किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अदरवाइज वो लवर, उसका एक लवर भी है उसके माइंड में और उसके दिल में एक लवर है, उसका नाम क्या है, बैरन। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा है कि ना बेलिंडा जो थी वो बैरन से मोहब्बत करती थी, ठीक है, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करती थी ताकि उसका सोसाइटी में नाम ना खराब हो जाए, ठीक है। वो उसके साथ फाइट भी कर रही है, वो उसके साथ लड़ भी रही है, उसके साथ पार्टीज भी ज्वाइन कर रही है, यानी लव अफेयर में इन्वॉल्व है, सीक्रेटली लव अफेयर में इन्वॉल्व है, लेकिन वो पब्लिकली लव अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती ताकि उसका नाम ना खराब हो जाए, ठीक है। ये उनके लिए ऑनर था, और रियलिटी में ऑनर ये नहीं होता। ऑनर का मतलब चेस्ट भी रहना होता है, चेस्ट रह के सोसाइटी को वो दिखाना जो रियल है। ये दिखावा कर रही थी यहाँ पे कि मैं बड़ी चेस्ट हूँ, मेरा कोई लवर नहीं है, ये सारी बातें हो गई। और ये थी एक और स्टाइल मैं करना चाहूँगी। उस टाइम की जो था ना मॉडर्न पीरियड था, तो हमें पता है कि वेपन्स बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे थे उस टाइम पीरियड में, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा था कंट्रीज़ को। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, ये बहुत बड़ा इंपायर बन चुका था, इसमें बहुत सारी जो स्टेट्स थी ना उनको कॉलोनाइज्ड कर दिया था, कॉलोनाइज मतलब उन पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, कब्जा करके अपनी हुकूमत बना ली थी। ब्रिटिश राइन बहुत ज़्यादा पावरफुल राइन था, ठीक है, एक दौर में। उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी ना हम सबको, तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि उस टाइम पीरियड में ये कोटेशन यहाँ पे यूज़ करेगा, वो आपको देख लीजिएगा, स्टील टाइप होगी। उसमें ये था कि जब क्लैरिसा स्टील देती है ना, स्टील की सीजर कट करने के लिए बेलिंडा की लॉक को, और जब बैरन कट कर देता है स्टील की सीजर से बेलिंडा की लॉक पे, तब दिखाया गया है कि इस स्टील से ना बड़े बड़े ट्रॉय सिटी महफूज नहीं रह सका। तो ये तो बेलिंडा के लॉक थे, ये बहुत छोटी चीज़ है। हालांकि स्टील ने यानी कि वेपन्स किससे तैयार होती हैं, स्टील से ही होती है ना। इस स्टील ने ना खुदा की बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर दिया, ठीक है। इवन कि जो ट्रॉय सिटी, अगर हमने हुमर पढ़ी है तो उसमें ट्रॉय सिटी जो था ना वो पूरा तबाह हो गया था जंग में। किस वजह से? उस टाइम पीरियड में जो स्टील का यूज़ किया है वेपन्स की वजह से। तो बेसिकली ये स्टाइल है वेपन्स पे कि इंसान ने इतनी चीज़ें बना ली हैं, इतनी खतरनाक चीज़ें बना ली हैं स्टील से कि वो ये भी नहीं सोचता, उससे ह्यूमैनिटी का नुकसान कर देता है, और उसको ये एहसास भी नहीं है। यानी यहाँ पे मॉरल एग्जिट दिखाई गई है कि हम अपने तौर पे तो बड़ा कहते हैं मॉरल है, लेकिन इनवर्डली हम सारे इमोरल हैं। हम किसी और की जान लेकर खुश होते हैं, किसी और को मार के खुश होते हैं, किसी और को फीलिंग्स को हर्ट करके खुश होते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ, बेलिंडा की फीलिंग्स को हर्ट करके बैरन देखो कितनी, बैरन इतना ज़्यादा उसने शोर मचाया, कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जीत गया, विक्ट्री हासिल कर लिया। ऐसे जैसे एक कनकोयर जो होता है वो शोर मचा के नहीं कहता ऊँची आवाज़ में कि मैं विक्ट्री हासिल कर लिया, मैं विक्टोरियस हो गया हूँ, ठीक है। वहाँ पर भी ये जो बैरन है ना उसकी लॉ काटने के बाद ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे एक विक्टोरियस पर्सन होता है, बिहेव कर रहा होता है जंग में, ठीक है, जंग जीतने के बाद। तो ये स्टाइल था सारा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।